हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया एंड मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि पोलिनेशन कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन से रिलेटेड है, ये वर्ड है ना। सो पोलिनेशन क्या होती है, ये वो प्रोसेस होती है। ठीक है, हमने देख लिया कि मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू पोलन्स बन गए, मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू ओव्यूल बन गए। अब इस ओव्यूल को और पोलन को फ्यूज होना है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट पे कैसे पहुंचेंगे, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, so pollination is a process by which pollen grains are transferred from the anther में pollen grains बन रहे हैं to the stigma of the pistil। पिस्टिल का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकल के स्टिग्मा पे लैंड करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये अलग अलग तरीके से होता है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर non-motile male and female gametes which is housed in pollen grain and embryo sac respectively। आपको ये पता है कि जो pollen grain है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था। ठीक है, यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे स्पेस है ताकि अंदर की सेल निकल सके। ठीक है, सो बाहर का एक्साइन, अंदर की लेयर इंटाइन। जो बाहर की लेयर है मतलब एक्साइन, वो पोलन ग्रेन्स में किससे बनी है, स्पोरो। हेलो फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और एनएफएसयू एनएफईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी डिजिटल डिवाइस में इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। हमारे स्पेशल कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगी परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स। एंड अगर आप हमसे बात करना चाहते हो सो यू कैन टेक्स्ट अस इन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन। पोलिन से बनी है, यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा और इसके अंदर वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, जेनरेटिव सेल पार्टिसिपेट करती है। तो ये वाली सेल फ्यूज होगी। और आपको ये पता है ये है हमारा ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एग एपैरेटस है, ये पोलर न्यूक्लिया है, दिस इज एंटीपोडल सेल। तो ये जो एग एपैरेटस में, इसमें आपकी एग सेल है। तो ये वाली जो सेल है, मैंने छोटी सेल बनाई है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो जेनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। तो ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पोरोपोलिन है एक प्लेस पे एब्सेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर से ही क्या होता है, जर्मिनेशन होती है। मतलब ये जो जेनरेटिव सेल है यहाँ से निकलेगी और वो आके यहाँ पे क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी। तो एंथर से पोलन ग्रेन को निकल के पिस्टिल की स्टिग्मा पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये नॉन मोटाइल है, खुद से मूव नहीं करेंगे, इस वजह से इनको डिफरेंट मीन्स के थ्रू ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसे हम कहते हैं पोलिनेशन। सो डिफरेंट एजेंट्स इसे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। देखो, कुछ तो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, मतलब उनको कहीं और अपने एंथर को, मतलब अपने पोलन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। वो खुद के ही एंथर से खुद के ही स्टिग्मा पे लैंड उनको कराना होता है, तो वो एब्सोल्युटली इजीली हो जाता है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब सेम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में जाना हो उस एंथर को, मतलब उस पोलन को, या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर में पोलन्स को जाना है, तब हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटर्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की हेल्प से ये ट्रांसफर होता है, बर्ड्स की हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होता है, विंड की हेल्प से होता है, या फिर और भी अदर एनिमल्स है जिनकी वजह से ये पोलिनेशन का प्रोसेस हो पाता है। इन्हें कहते हैं पोलिनेटर्स। ठीक है, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक बायो का मतलब ही लाइफ होता है। तो इंसेक्ट, बर्ड, ये दोनों इस कैटेगरी में आ जाएंगे, बायोटिक। और ए बायोटिक मतलब इसमें लाइफ नहीं है, मतलब विंड एंड वाटर। ठीक है, सो ये जो डिफरेंट पॉलिनेटर्स है इनकी भी क्लासिफिकेशन है, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आ जाएंगे और एबायोटिक एजेंट्स में जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आ जाएंगे। ठीक है,
और जो डिफरेंट एनिमल्स है वो भी बायोटिक एजेंट्स में आएंगे। अब मैंने जैसे कि बताया कि पोलन का ट्रांसफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं, उसमें नेक्टर होता है जिससे कि जो बीज होती हैं वो शहद बनाती हैं, एंड इसके अलावा उसमें अच्छी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है कि हम हमारे लव्ड वंस को फ्लावर्स देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इन पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि अच्छी खुशबू आए तो पोलिनेटर्स आए, नेक्टर बनाते हैं ताकि बीज आए। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं ताकि जो जो बायोटिक एजेंट्स है वो अट्रैक्ट हो, नेक्टर के लिए आए और उनके पैरों में चिपक के जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरी जगह जाके पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, सो इंसेक्ट्स अगर हम देखें, सो मेनी प्लांट्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड फ्लाइज with nectar and fragrance. Bright colors of flower also attract these insects. These insects inevitably carry pollen from one flower to another flower, and वो किस वजह से आते हैं? नेक्टर के लिए आते हैं। बर्ड्स क्या करती है? बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड्स, तो हमिंग बर्ड्स वाले जो फ्लावर होते हैं उनका जो ट्यूब होता है वो मोस्टली ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं, उनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि हमिंग बर्ड्स अपनी चोंच से नेक्टर के लिए अगर वो चोंच अंदर डाले तो जो पोलन ग्रेन्स है वो उनके बीक में या फिर उनके फेदर में कहीं पे भी चिपक के दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। देन वी हैव विंड। कई सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके जो एंथर होते हैं वो बाहर की साइड निकले हुए होते हैं, और जैसे ही एंथर बर्स्ट होते हैं, पोलन रिलीज होते हैं, वो हवा के साथ उड़ के पूरे के पूरे इलाके में फैल जाते हैं, और जहां भी उनको स्टिग्मा दिखता है वो जाके स्टिग्मा में लैंड कर जाते हैं। ठीक है, वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लांट्स होते हैं, जो वाटर प्लांट्स होते हैं, वो इस तरीके के मेथड को यूज करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स ये ही मेथड यूज करते हैं और अपने पोलन्स को ट्रांसफर करते हैं विद द मीडियम ऑफ वाटर। देन वी हैव एनिमल्स, और एनिमल्स जैसे कि बैट्स या फिर रोडेंट्स या फिर कई सारे लार्ज एनिमल्स डिफरेंट अट्रैक्शन के थ्रू प्लांट्स के पास जाते हैं, फ्लावर्स के पास जाते हैं और अननोइंगली ट्रांसफर करते हैं पोलन्स को दूसरे प्लांट्स के फ्लावर तक। ठीक है, अब डिफरेंट अडेप्टेशंस की अगर हम बात करें तो प्लांट ने फ्लोरल स्ट्रक्चर पे अडेप्टेशंस करे हैं, कलरफुल करे हैं, अपनी सेंस क्रिएट करे हैं, नेक्टर जनरेट करा है ताकि पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। दीज अडेप्टर्स इंश्योर्स दैट द सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ पोलन बिटवीन फ्लावर्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ठीक है, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। देखो, कुछ तो ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें होती है ऑटोगैमी। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के दो टाइप है, ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी। ये दो तरीके के सेल्फ पोलिनेशन होते हैं। मतलब सेल्फ का मतलब होता है खुद, पोलिनेशन का मतलब होता है कि एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचना पोलन ग्रेन्स का, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। जो ऑटोगैमी होती है, ठीक है, उसमें जो पोलन है वो अपने ही फ्लावर के एंथर से अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, इसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। गाइटेनोगैमी में क्या होता है, जो पोलन है, लेट्स से एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, देखो प्लांट तो एक ही है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स, मतलब लेट्स से फ्लावर ए से फ्लावर बी के स्टिग्मा में जाना है। फ्लावर, लेट्स से मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, एरो तो अलग ही बना है, लेट्स से दिस इज फ्लावर ए, दिस इज फ्लावर बी। सो इस एंथर से पोलन्स को कहां जाना है, इस स्टिग्मा में जाना है, इस स्टिग्मा में जाना है। तो इस तरीके की जो पोलन ट्रांसफर होता है, जो पोलिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं गाइटेनोगैमी। फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट्स ही अलग अलग है। ठीक है, सो दिस इज प्लांट ए एंड दिस इज प्लांट बी। यहां पे मैं जो ए बी कह रही थी वो एक ही प्लांट के सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स, सेम प्लांट सेम फ्लावर्स। ठीक है, यहां पे क्या है, डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट फ्लावर्स। ओके, डिफरेंट फ्लावर्स, तो ये इसे हम कहते हैं जेनोगैमी। ठीक है, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यही ही स्टेटमेंट्स में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि ऑटोगैमी क्या है। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर होता है, सेम प्लांट होता है, सेम फ्लावर का एंथर पोलन रिलीज करता है और वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है और उसके ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है। ठीक है,
गाइडोनोगैमी इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि प्लांट है, उसका फ्लावर ए पोलन्स क्रिएट कर रहा है, वो ऑफकोर्स ओव्यूल भी क्रिएट करता है, बट उसका पोलन, लेट्स से फ्लावर ए का पोलन फ्लावर बी के स्टिग्मा में जाके लैंड कर रहा है और उनके ओव्यूल को फर्टिलाइज कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों प्लांट अलग अलग है, दोनों फ्लावर अलग अलग है, एक प्लांट का जो पोलन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जाके उसके ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। देन वी हैव पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से पोलन और पिस्टल इंटरैक्ट करने वाले हैं, इसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सो फर्टिलाइजेशन ये मेन इवेंट है, इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमने ये पढ़ लिया कि ये दोनों एक दूसरे के पास कैसे आएंगे, इसे हमने बोला पोलिनेशन। अब होगा फर्टिलाइजेशन, दिस इज द सेकेंड मेन इवेंट। फर्स्ट इवेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, दिस इज द सेकेंड इवेंट फर्टिलाइजेशन, एंड देन इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आएंगे। सो हम ये जो भी चीजें लिखी हुई है स्टेटमेंट्स में, हम डायग्राम से समझने वाले हैं, ठीक है। सो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, डायग्राम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज योर स्टिग्मा। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था कि स्टिग्मा में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए। जो आपको ये येलो कलर के दिख रहे हैं, दीज आर पोलन ग्रेन्स, दीज आर पोलन ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप पोलन कैप्चर हुआ, पोलन कैप्चर के बाद क्या होगा, पोलन यहाँ से चिपक जाएगा, स्टिग्मा से चिपक जाएगा। इसके बाद हाइड्रेशन होगी, मतलब यहाँ पे जो मॉइस्चर है, यहाँ पे जो मॉइस्चर है उससे ये जो पोलन है वो हाइड्रेट हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रेट होगा, जर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू होगी, मतलब जो जर्म पोर है वो ओपन हो जाएगा और जो वेजिटेटिव सेल है और जो जेनरेटिव सेल है उसमें से जेनरेटिव सेल वहां से निकलना शुरू होगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे पेनिट्रेशन शुरू होगा, यहाँ पे बन रही है, क्या बन रही है, ये बन रही है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब्स बननी शुरू होंगी, ठीक है। दिस इज दी पोलन स्टिग्मा और पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। अब ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, दिस इज स्टाइल, ठीक है। हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे, तो इस स्ट्रक्चर को हमने जूम करके देख लिया। ये क्या है, दिस इज स्टाइल। यहां से होके ये जो आपके पोलन ट्यूब्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ओवरी पे, और ओवरी में जाके किसके लिए जा रहे हैं, ओव्यूल के लिए जा रहे हैं, एग सेल के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आ जाओ, इस डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया कि ये जो पोलन है भाई हाइड्रेट वाइड्रेट हो गए, पोलन ट्यूब बना ली। अब पोलन ट्यूब बना के ये कहाँ जा रहे हैं, ओव्यूल के पास जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपकी, दिस इज ओवरी, इसके अंदर मौजूद है ओव्यूल्स, ये सारे ओव्यूल्स हैं। अब इसके अंदर देखो आपको एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक दिख रहा है। हमने ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है डिटेल में सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो अब इसको भी हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पे हमने जूम कर लिया। यहाँ पे देखो ये पोलन है, ये स्टिग्मा है, ये पोलन ट्यूब बनी, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, और ये है सेप्टम, ठीक है। ये आपको दिख रहा है सेप्टम, राइट। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब कहाँ आ गई, पोलन ट्यूब आ गई ओव्यूल के पास। अब इसको जूम कर लो, ये क्या है, ये है फनिकल, ये पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर हो गई, और यहाँ पे क्या है, स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स हम किसको बोल रहे हैं, जो आपके पोलन में, जो आपके पोलन में वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल थी उसको हमने बोला स्पर्म सेल्स। बेसिकली जेनरेटिव सेल को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्म सेल बोल रहे हैं, ठीक है। ये स्पर्म सेल इस पोलन ट्यूब की हेल्प से एंटर कर रहा है। अब देखो ये सिनोगिड सेल है, यानी यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, तो ये इसको रास्ता बताते हैं। ये जो आपके स्पर्म सेल्स है इनको रास्ता बताएंगे, और यहाँ पे मौजूद है आपका एग, जिससे फर्टिलाइजेशन इनको करना है,
ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल सेल होती है, 2 पोलर न्यूक्ली होती है, एंटीमोडल सेल का कोई काम नहीं है तो इनको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, सो ये सिस्टम होता है। इसके बाद लास्टली एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं जो पोलन ग्रेन के स्पर्म सेल है वो। इसके बाद फिर मल्टीपल सेल डिविजन होते हैं और सीड फॉर्मेशन, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की तरफ ये ओव्यूल बढ़ता है। तो ये पूरा का पूरा इवेंट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके ओके, इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे। ये आपको सिंगल फर्टिलाइजेशन दिख रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा इजी है, पढ़ लेंगे। अब ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। रिकॉग्निशन ऑफ द पोलन टाइप, अच्छा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी रैंडम पोलन से फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जो सेलेक्टिव पोलन्स होते हैं वही पोलन ट्यूब्स जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, द पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वेदर द पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा इज कंपैटिबल। जो हमारी पिस्टल होती है, मतलब जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है, जो स्टिग्मा होती है, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाती है कि जो पोलन ग्रेन आके लैंड हुए हैं उसके ऊपर वो कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, कंपैटिबल है तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ती है, इनकम्पैटिबल है तो वहां पे कोई प्रोसेस नहीं बढ़ती। ठीक है, नाउ दिस रिकॉग्निशन इज रियली वेरी क्रूशियल फॉर द डिटर्मिनेशन वेदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट पोलिनेशन इवेंट लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन विल बी promoted और inhibited। मतलब अगर जो पोलन है वो कंपैटिबल है तो आगे प्रोसेस बढ़ेगी, अगर नहीं है तो वो प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी, मतलब वहीं पे बंद हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल। केमिकल डायलॉग मतलब क्या, केमिकल्स का आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो रही है पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा से, पिस्टल से, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस डायलॉग मीडिएटेड बाय केमिकल कंपाउंड। जो केमिकल कंपाउंड्स है, इन केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू ही तो जो स्टिग्मा है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है ना पिस्टल को, अदरवाइज कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनके पास तो खुद का ब्रेन नहीं है ना, तो वो केमिकल्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कंपैटिबल है या नहीं है। Now, recent research has identified some of these components and the interaction that leads to recognition, acceptance and rejection of pollen. ठीक है, so recognition कैसे हो रहा है पोलन का, एक्सेप्टेंस कैसे हो रहा है, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है तो रिजेक्शन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमें और डिटेल में अब पता चलने लग गया है कि भाई ये सारी की सारी प्रोसेसेस हो रही हैं स्टिग्मा पे। ठीक है, हमने समझ लिया। पोलन ट्यूब ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पोलन ट्यूब ग्रोथ कैसी होती है आफ्टर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, कंपैटिबल है पोलन ग्रेन, रिकॉग्निशन हो गया, भाई एक्सेप्ट कर लिया उस स्टिग्मा ने उस पोलन को। द पोलन ट्यूब बिगिंस टू ग्रो थ्रू दी टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल टूवर्ड्स दी ओवरी। जब एक्सेप्टेंस हो गया तो पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन जर्मिनेट कर जाएंगे, पोलन ट्यूब बनेगी, स्टिग्मा एंड ओवरी से होते हुए वो कहां पे जाएगी, ओव्यूल के पास जाएगी। इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड इन टू सेल्ड कंडीशन। मैंने ये चीज प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो 2 सेल के फॉर्म में शेड होते हैं, मतलब एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल। सिर्फ 2 ही सेल है जिसमें से जेनरेटिव सेल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 3 सेल्ड कंडीशन होती है। 3 सेल्ड कंडीशन मतलब क्या, एक तो वेजिटेटिव सेल है और 2 जेनरेटिव सेल है, मतलब 2 स्पर्म सेल है, तो इसको हम बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। ये अलग अलग स्पीशीज के प्लांट में अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीशीज है जिसमें 2 सेल वाली कंडीशन है, कुछ ऐसी स्पीशीज है जिसमें 3 सेल वाली कंडीशन है, मतलब पोलन ग्रेन की। ठीक है, एंट्री इनटू द ओव्यूल, वंस द पोलन ट्यूब रीचेस टू द ओवरी इट एंटर्स थ्रू द ओव्यूल विद द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल हमने पढ़ा था, माइक्रोपाइल क्या था, एक छोटी सी ओपनिंग होती है। आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था ना, ऐसा, ये इंट्यूबमेंट्स थे, फिर इधर भी ऐसा था, ये भी इंट्यूबमेंट्स थे, और यहाँ पे जो स्पेस था इसको हमने बोला था माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक था, ऐसा ही स्ट्रक्चर था ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड यहाँ से ही, इस एंड से ही एंटर करती है पोलन ट्यूब एंड फिलीफॉर्म एपरेटस इनको रास्ता बताते हैं एंड सिनोगिड सेल से होते हुए एग सेल के पास जो हमारी स्पर्म सेल होती है, जो हमारी पोलन की वेजिटेटिव सेल होती है, वो पहुंचती है। सॉरी, मैंने वेजिटेटिव सेल बोल दिया। वेजिटेटिव सेल इज फॉर न्यूट्रिशन, जेनरेटिव सेल जो हमारी पोलन की जेनरेटिव सेल होती है वो पहुंचती है एग सेल तक और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस of pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction is a dynamic process involving recognition, acceptance, rejection of pollen
बाय पिस्टल द प्रोसेस कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द ब्रीडर्स। देखो अगर नए ब्रीड्स क्रिएट करने हैं तो जो ह्यूमंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास है, तो हम हर एक फेज को कंट्रोल कर सकते हैं, न्यू ब्रीड्स क्रिएट कर सकते हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। देखो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हो, ये जो PDF है वो आपको मिल जाएगी एंड ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो। हम पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू ताकि आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आ जाए। जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ यही तो हमने डायग्राम में समझा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। अब हम बात कर रहे हैं उस पोलन ग्रेन की जो 3 सेल्ड स्टेज में शेड होता है, मतलब एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल, 2 जेनरेटिव सेल हैं। ठीक है, सो टोटल कितनी सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं। 3 सेल्स में जो भी स्पीशीज के पोलन ग्रेन शेड होते हैं उनमें क्या होता है, देखो ये 2 सेल्स यहाँ पे आपको दिख रही है, ये दोनों ही स्पर्म सेल है, मतलब दोनों ही जेनरेटिव सेल है। अब ये आएगी इधर से माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, इधर इन्होंने इस डायग्राम में चलाजल एंड से एंट्री दे दी है। कई सारी स्पीशीज है जिसमें एंट्री चलाजल एंड से भी होती है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोपाइलर एंड से होती है, तो हम माइक्रोपाइलर एंड की साइड जाएंगे। हम माइक्रोपाइलर एंड के साथ जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है एग अपैरेटस। सिनोगिड सेल एंड एग सेल को हम एग अपैरेटस बोलते हैं। यहाँ पे है एग सेल, ये एग सेल है, तो ये हमारी पोलन ट्यूब आएगी। पोलन ट्यूब की हेल्प से यहाँ पे एंट्री हुई पोलन ट्यूब की, और जो जेनरेटिव सेल है, एक जेनरेटिव सेल इस एग सेल को फर्टिलाइज करती है। अब बच गई दूसरी स्पर्म सेल, मतलब दूसरी जेनरेटिव सेल, वो क्या करेगी, तो वो इस पोलर न्यूक्ली को फर्टिलाइज कर देती है। ठीक है, इसे भी कुछ चाहिए तो ये पोलर न्यूक्ली को फर्टिलाइज करती है। रिलीज ऑफ द स्पर्म सेल्स, एक इसे फर्टिलाइज करेगी, एक सेल इसे फर्टिलाइज करेगी, दूसरी सेल पोलो न्यूक्ली को फर्टिलाइज करती है, और इसकी वजह से किसका जनरेशन होता है, एंडोस्पर्म का जनरेशन होता है। इसे हम 3N कंडीशन कहते हैं। जाइगोट 2N होता है। देखो आपका जो पोलन है नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, 1N एग, 1N फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट 2N। बट जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो 3N कंडीशन जनरेट होती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। इसे ही हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीजें स्टेटमेंट में लिखी हुई है, प्लीज गो थ्रू इट। PDF आप सभी के पास होने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने देखा कि कैसे एंट्री होती है ओव्यूल की, जो कि हमने डायग्राम से समझा। स्टेटमेंट्स के थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हो। वैसे भी आपको MCQ सॉल्व करने हैं, कोई पैराग्राफ वाला आंसर नहीं लिखना है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, सीड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीड डेवलपमेंट होता है आफ्टर फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हो या सिंगल फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट डेवलप होता है और सीड का डेवलपमेंट होता है। अगर एंडोस्पर्म बन रहा है तो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट भी होता है डबल फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन की कंडीशन में हम एंडोस्पर्म कैसे बनता है वो भी देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अलोंग विथ डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप इस लेक्चर से आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, आई होप इस लेक्चर की हेल्प से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, गेट इन टच विथ मी, हम वो क्लियर कर लेंगे। ओके, सो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, और हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, किस तरीके से फ्रूट बनेगा, किस तरीके से सीड बनेगा, किस तरीके से एंडोस्पर्म का जनरेशन होता है इन डबल फर्टिलाइजेशन सिचुएशन। ठीक है, थैंक यू अगेन, सी यू गाइस, बाय बाय।